लास्ट हमने कंप्लीट किया था खिलाफत मूवमेंट और रॉलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वराज पार्टी से। मैं पहले नोट्स दे दी थी, बट नाउ आई थॉट कि मैं नोट्स के साथ आपको एक अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई, कैसी हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, हम लोग पढ़ते हैं। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कंजर्वेटिव्स और रिवॉल्यूशनरीज़। ठीक है, कंजर्वेटिव्स में के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और MP अंसारी। रिवॉल्यूशनरी के साइड में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। इन सब ने कुछ वर्क किए, कुछ चीज़ें बनाई और रिवॉल्यूशनरी चाहते थे कि वो इंडिया में चेंज लाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर बन के। ठीक है, तो ये सारी आइडियोलॉजीज़ थी दोनों की। रिवॉल्यूशनरीज़ जितने भी ये लोग थे इनको कांग्रेस सेशन से रिजेक्ट कर दिया गया था गया सेशन में 1920। तो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था इलाहाबाद में 1923 में, जिसके प्रेसिडेंट थे CR दास और सेक्रेटरी थे इसके मोतीलाल नेहरू। ये पार्टी कांग्रेस के अंडर ही रहकर काम करता, लेकिन ये इलेक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी और CR दास का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि स्वराज के जो जितने लोग थे, मेंबर्स थे, उनको रिकॉग्निशन मिलता है। तो अब देखते हैं कि स्वराज के जो मेंबर थे उन्होंने क्या क्या वर्क किए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1923 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 101 में से 42 सीट्स इन्होंने जीत ली सेंट्रल असेंबली में, जिससे कि यहाँ दिखाई देता है कि बंगाल और सेंट्रल प्रोविंस में इनकी मेजॉरिटी थी। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया। जो इश्यूज़ थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की, सिविल राइट्स की, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ब्रिटिश ने उनको जेल में डाल दिया था, उनको रिलीज़ करने का इन्होंने इश्यूज़ रखा अपना। लोकल इलेक्शन में इनको सक्सेस मिली। CR दास कैलकाटा के मेयर बन गए और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वहाँ के CEO बन गए। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इस स्वराज पार्टी के प्रेशर से मुद्दिमान कमेटी फॉर्म होती है जो कि 1919 एक्ट के लिए इन्वेस्टिगेट करती है। अब देखते हैं कि स्वराज पार्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो सबसे पहला कारण ये था कि CR दास जो इस स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद इस पार्टी को कोई अच्छा लीडर नहीं मिल पाता है शेप देने के लिए। मास मूवमेंट का डाउनफॉल देखने को मिलता है और आम जनता से डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है उनके डेथ के बाद। प्रोटेस्ट का कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे वो हमेशा एक बिल पास करते थे जो उनके प्रिविलेज के में होता था। म्यूचुअल टेंशन के कारण कन्फ्लिक्ट हो जाता था मेंबर्स के बीच में और पार्लियामेंट पोस्ट के लिए लालच भी भर गई थी उनके जहन में। 1926 में इलेक्शन जो था उसमें बहुत ही वीक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मद्रास को छोड़कर। मोतीलाल नेहरू जो इस स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी थे वो इंडियन संदस्ट कमेटी के एक मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइमन कमीशन। हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो 1919 एक्ट के कारण उसको रिव्यू करने के लिए टाइम दिया गया था 10 साल, लेकिन 1919 से
1929 में होना था, लेकिन कमीशन 1927 में ही फॉर्म हो जाती है। चेयरमैन ऑफ 7 मेंबर्स, जिनका नाम था, चेयरमैन का नाम था जॉन साइमन, और उनके जितने भी 7 मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई भी नहीं था। जबकि पर्पस ये था कि इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनके लिए एक संविधान बनाना। चूँकि कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए कांग्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश की भावना थी। हिंदू महासभा, जिन्ना फैक्शन, मुस्लिम लीग, ये सब साइमन कमीशन को बॉयकॉट करते हैं। लेकिन मोहम्मद साफी मुस्लिम लीग, अंबेडकर और लैंड लॉज इस साइमन कमीशन का सपोर्ट भी करते हैं। अब आगे देखते हैं कि 3 फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है, तब इस साइमन कमीशन का स्वागत साइमन गो बैक के स्लोगन के साथ होता है कि साइमन वापस चले जाओ, हम लोग यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन का ही प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, तब उनके ऊपर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, जिससे कि लाठीचार्ज के कारण उनकी मौत हो गई। और लाला लाजपत राय के आखिरी शब्द थे कि एक एक लाठी जो मेरे बदन पे पड़ रही है वो उनके कॉफिन की कील बनकर उभरेगी। नाउ साइमन कमीशन में क्या क्या चीज़ें थीं? सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हो जाएगा, डुअल सिस्टम अबॉलिश करने के लिए, और आर्मी इंडियनाइज हो जाएगी। 90% सीट जो लेजिस्लेचर की रहेगी वो इलेक्टेड रहेगी। राइट टू वोट एक्सपैंड होगा। कम्युनिटी इलेक्शन कंटिन्यूड लेकिन रहेगा। बर्मा सेपरेट, इंडिया और सिंध को बॉम्बे सेपरेट करना चाहिए। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनले बॉल्डविन। अंबेडकर ने दलित के बारे में साइमन कमीशन के पहले बात की थी। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और जस्टिस पार्टी साउथ का इस साइमन कमीशन का सपोर्ट करते हैं। नाउ साइमन कमीशन एंड हो गया, हम लोग पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के खिलाफ खड़े होने के लिए इंडिया के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने चैलेंज किया इंडियंस को कि अगर साइमन कमीशन ठीक है तुम लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तुम बना के दिखाओ। तो इंडियंस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेंगे। तो अब एक ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है दिल्ली में 28 फरवरी 1928 को, जिसमें कि 29 पार्टी पार्टिसिपेट करती हैं। फिर 1928 में एक और मीटिंग बुलाई जाती है बॉम्बे में, जिसमें कि एक कमेटी बनती है 9 मेंबर्स की, जिसके कि चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, उसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, और उनको कहा जाता है कि जुलाई 1928 तक आप एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करके दीजिए। और उनके और इस 9 मेंबर्स का कमेटी था, उनके और मेंबर्स के नाम है सुभाष चंद्र बोस। मैंने ये फुल नेम नहीं लिखा है क्योंकि सेम नेम बार बार रिपीट होता है, तो आई नो कि ये सुभाष चंद्र बोस है, तो इसलिए इसको मैंने शॉर्ट नोट्स कहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, MR जयाकर, SS एनी, NM जोशी और मंगल सिंह जी, ये सारे और लोग थे। नेहरू रिपोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया था, वो प्रेजेंट किया जाता है 10 अगस्त 1928 को, और इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट को सारे पार्टीज़ के द्वारा लखनऊ में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसमें प्रोविजंस थे कुछ, वो हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले तो डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, प्रोविंसेस का ऑटोनॉमी चाहिए, सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करना है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को फुल राइट्स मिलने चाहिए। कम्युनियन इलेक्शन को अबॉलिश करना है, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाना है, और
all powers of government vested in the parliament. कंजिक्यूटिव पावर इंडिया की किंग, इंग्लैंड के किंग को मिलेगी, ठीक है, और लेकिन उसका यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना है. सुप्रीम कोर्ट को पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की, और उसमें 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात की गई थी कि इंडियंस को ये 19 फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए. तो हम लोग देखते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको, उनके प्रोविजंस को कांग्रेस और जो अदर मेंबर्स थे उन्होंने अपोज कर दिया, नहीं पास होने दिया. तो उन्होंने अपने 14 पॉइंट की एक प्रपोज़ल बनाया जिसमें कि उन्होंने अपने कुछ डिमांड्स रखे. सबसे पहले डिमांड ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होना चाहिए और रेसिड्यूअल पावर सेंटर के पास होनी चाहिए. दूसरा था कि मुस्लिम को 1/3 सीट मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव में और एक सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए माइनॉरिटी क्लास का. थर्ड, मुस्लिम रिजर्वेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज में. फोर्थ था मुस्लिम को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन. नेक्स्ट था सेंट्रल और प्रोविंशियल कैबिनेट मुस्लिम्स होने चाहिए. सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इनके पॉइंट्स मोहम्मद अली जिन्ना के. नाउ हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती है और हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग प्रेजेंटेशन दिया और नेहरू रिपोर्ट में अलग ही था, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने ये इस नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया. जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पहले से ही इस नेहरू रिपोर्ट को अपोज कर रहे थे और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म की 1929 में. आज के दिन में भी जो हमारा अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें नेहरू रिपोर्ट की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये पहला ट्राई था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का. नाउ द टॉपिक इज़ लाहौर सेशन. तो जो गोल था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का था, जो कि सेट हुआ था मद्रास सेशन में 1927. लेकिन नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की मांग की गई थी, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जो इस वजह से जो यंग यूथ थे उनके मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश की भावना थी. और लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था उसमें गांधी जी को कहा गया कि आप इसके प्रेसिडेंट बनिए, लेकिन गांधी जी हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं जवाहरलाल नेहरू करेंगे, तो इसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के. लाहौर सेशन में ये कहा गया कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो कैंसिल होनी चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को ही पास करना चाहिए. जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाहौर सेशन में कहा था कि आई एम अ सोशलिस्ट. फिर देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है रावी रिवर के बैंक पे, और जो इंडियन फ्लैग था उसको होस्ट भी किया जाता है. इस सेशन में गांधी जी को कहा जाता है कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दीजिए. सो नाउ द टॉपिक इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो पहले इसका रीजंस क्या था और उसका बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फ्लैशबैक लिखा है इसको थोड़ा नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो फ्लैशबैक में जाते हैं. तो सबसे पहले साइमन कमीशन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था. स्वराज पार्टी का डिक्लेरेशन हो चुका था. लाहौर कंस्पिरेसी केस हुआ था. लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जो हमने यहाँ पे देखा. दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, इरविन डिक्लेरेशन. देन वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन चला था 1929 में. तब ये हमारे फिर से गांधी जी आ गए. इन्होंने 11 डिमांड्स रखे. पहला डिमांड तो था कि जो लॉ टैक्स है उसको 50% से रिड्यूस करना पड़ेगा. सिविल एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी. सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना पड़ेगा. इंडियंस को लाइसेंस
मिलने चाहिए कि वो अपने पास हथियार रखें और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 50% से कम करना होगा। बाहर से जो कपड़े का इंपोर्ट हो रहा है वो रिड्यूस करना होगा और नॉन वायलेंट जो प्रिजनर्स हैं उनको जेल से रिहा भी करना पड़ेगा। और थे कंप्लीट प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अबॉलिश करना होगा। मेनली इनके जो डिमांड्स थे वो इकोनॉमिक थे और इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी, जो कि लाहौर सेशन में बात चला था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रखना है, तो इसकी बात तो हुई नहीं। 2 मार्च को गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं कि अगर ये सारे मेरे जितने डिमांड्स हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं हुए तो हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे 12 मार्च 1930 से। इस लेटर का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो गांधी जी बोलते हैं कि हम ब्रेड मांगे और ऊपर से हमको पत्थर मिल रहा है। ये इनके वर्ड्स थे। 12 मार्च को 1930 में सुबह 6:30 बजे गांधी जी ने एक डांडी मार्च शुरू कर दी साबरमती आश्रम से डांडी तक। साबरमती आश्रम में 78 कंपेनियंस उनके साथ थे। डांडी तक आए वो 241 माइल्स चल के हैं। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से वो निकले तो उन्होंने कहा कि हम अब साबरमती आश्रम में तभी लौटेंगे स्वराज प्राप्त करके। फिर देखते हैं कि वो 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को वो सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। मतलब सॉल्ट लॉ था कि नमक नहीं बनाना है, लेकिन वो नमक बनाते हैं। सरोजनी नायडू गांधी जी का वेलकम करती है और उनको लॉ ब्रेकर कहती है। सुभाष चंद्र बोस ने इस मार्च को कंपेयर किया नेपोलियन पेरिस मार्च से और मसूलिनी रोम मार्च से। फिर क्वेश्चन आता है कि नमक से ही क्यों शुरुआत हुई? तो नमक से इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि ये हेल्थ के लिए एसेंशियल है, हर क्लास के लोगों को चाहिए होता और एक ये यूनिवर्सल इशू था, पूरा ऑल ओवर इंडिया का इशू था। प्रोग्राम ये अनाउंस हुआ 9 अप्रैल 1930 को। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया और सॉल्ट बनाया गया। स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, गवर्नमेंट पोस्ट, फॉरेन क्लोथ्स और लैंड टैक्स को बॉयकॉट किया गया। लीकर और तौड़ी शॉप्स को पे रेड की गई। और सोशल जस्टिस की बात की गई और छुआछूत की भावना को ख़त्म करने की बात की गई। अब देखते हैं कि इस मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ। सबसे पहले तो मालाबार रीजन में के कलेपन और टी माधवन ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया कैलीकट टू वेन्नूर तक। उसके बाद साउथ रीजन्स में सी राजगोपालाचारी ने त्रिची से वेदारियम तक वो गए और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। 21 मई 1930 को 2500 लोगों के साथ सरोजनी नायडू, जो कि सरोजनी नायडू इस मूवमेंट को लेड कर रही थी, साथ में उनके थे हसन इमाम और मोनीलाल गांधी, धरसाना गए और वहाँ पे उन्होंने लीगर शॉप पे रेड की। इस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रोल ही नहीं बल्कि लीगर शॉप्स के ऊपर रेड भी किया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में खुदाई खिदमतगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। अब खान अब्दुल गफ़र खान करते हैं, जिस मूवमेंट का नाम था रेड शर्ट मूवमेंट पेशावर में। लेकिन जब अब्दुल गफ़र खान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये मूवमेंट वॉयलेंट हो जाता है। ब्रिटिश घरवाल रेजिमेंट को कहते हैं कि ओपन फायर कर दो, लेकिन घरवाल रेजिमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था चंद्र सिंह, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं हम लोग ओपन फायर नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश घरवाल रेजिमेंट को बैन कर देते हैं। तो इस मूवमेंट को एयरफोर्स के द्वारा सप्रेस किया जाता है।
उसके बाद देखते हैं नागाज रिवॉल्ट होता है जिसके कि लीडर थे जादू नंग, उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। फिर आती हैं रानी गैडलियन, जिनको कि अरेस्ट कर लिया जाता है 1932 में। फिर देखते हैं रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे है चौकीदारी टैक्स, इन सारी टैक्सेस को बैन किया जाता है इस रीजन में। चौकीदारी टैक्स को बंगाल और बिहार में, रेंट टैक्स को यूनाइटेड प्रोविंस और कर्नाटका में, फॉरेस्ट लॉ को सेंट्रल प्रोविंस और महाराष्ट्र में, कनिनघाम सर्कुलर को असम में। नाउ गांधी जी को 5 मई को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जब गांधी जी अरेस्ट कर लिया जाता है तो इस अरेस्ट के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। वर्कर स्ट्राइक करते हैं बॉम्बे में। फिर शोलापुर में पुलिस ओपन फायर स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर देती है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि 1-2 से ज़्यादा लोग कहीं भी गैदर नहीं करेंगे। फिर आती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन बिना कंक्लूजन के वो एंड हो जाता है क्योंकि कांग्रेस इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं थी। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि एक ये वेडिंग प्रोसेशन था जिसमें कि दूल्हा ही नहीं था, ऐसा राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। गांधी जी रिलीज़ होते हैं जेल से 26 जनवरी 1931 में। फिर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयाकर के एफर्ट से गांधी और इरविन की बात होती है 17 फरवरी को, और गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 में, जिसको कि दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे, जो नॉन वायलेंट तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। इसमें ये गांधी इरविन पैक्ट का ये सारे पॉइंट्स थे। जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट से लोग रिज़ाइन हुए हैं उनको रिजॉइन करना पड़ेगा। और लीगर शॉप पे तो हम लोग धरना अभी भी देंगे। सॉल्ट को बनाने का परमिशन चाहिए। और कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू नाखुश थे क्योंकि इंडिपेंडेंस की मांग तो फिर नहीं हुई, लेकिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी मिल रही थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी फेल हो जाते हैं और खाली हाथ वापस आता है। ये हमारे गांधी जी हैं, उदास। फिर न्यू वाइसराय अपॉइंट हो जाते हैं। लॉर्ड इरविन की जगह वेलिंगटन आते हैं, जो कि गांधी जी से मिलने के लिए मना कर देते हैं। फिर उन जो सारी मांगी थी वो कुछ पूरी हुई नहीं, वाइसराय बदल गए, वो गांधी जी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस का सेकेंड फेज स्टार्ट कर दिया। 4 जनवरी 1920 को वेलिंगटन ने लोगों को जेल में डाल दिया और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। ये हम लोग देख सकते हैं, कांग्रेस इलीगल घोषित किया जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल सारे लोगों में इंथुजियाज्म बहुत ही कम हो गया। और तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया 1934 में। इस मूवमेंट का इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इसमें थोड़ा डाउन हुआ। कपड़ों का जो इम्पोर्ट होना था वो भी कम किया गया। गांधी जी ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने लगे क्योंकि टाइम मैगज़ीन में उनकी फ़ोटो छप गई थी। ये हमारे गांधी जी टाइम मैगज़ीन में दिख रहे हैं। इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट मिला और कांग्रेस को भी मिला। हम लोग देखते हैं नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस के कुछ डिफरेंसेस। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम था स्वराज, सिविल डिसओबीडियंस का था अनजस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाना। यहाँ सपोर्ट किया हिंदू और मुस्लिम दोनों ने। यहाँ पे मुस्लिम का थोड़ा कम पार्टिसिपेशन था। यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। इसमें लिटिल मतलब कंपैरेटिवली लो था।
इसमें वर्कर ने सपोर्ट नहीं किया था, इसमें भी नहीं किया था, लेकिन पीजेंट्स ने किया था। इसमें पॉपुलैरिटी मिली खादी को और स्पिनिंग व्हील को। सिविल डिसोबीडियंस में खादी सिंबल था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रीज़न था जलियांवाला बाग मैसेकर, और यहाँ सिविल डिसोबीडियंस में रीज़न था साइमन कमीशन, जो कि 1930 में आया था। ये भी नॉन वायलेंट था, ये भी नॉन वायलेंट था, लेकिन अग्रेशन इस चीज़ में था। ये एंड कैसे हुआ? क्योंकि चौरा चौरी मूवमेंट हो गया था 1922 में, और फिर गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था। सिविल डिसोबीडियंस एंड हुआ क्योंकि इंथुजियाज्म नहीं रहा, तो 1934 में इसको एंड कर दिया गया। कंस्ट्रक्टिव काम हुए इन दोनों में। यहाँ हुआ स्पिनिंग व्हील बांटा गया, बेसिक एजुकेशन दी गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई। यहाँ पे हुआ खादी का प्रोडक्शन हुआ, रूरल वेलफेयर किया गया, और बहुत सारी चीज़ों का प्रोहिबिशन हुआ। नाउ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया गया, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन अराइज हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का अनाउंसमेंट किया गया, गांधी इरविन पैक्ट को माना गया, और गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जाने के लिए अनुमति मिली। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब जा रहे थे तो लोगों ने उनको काला झंडा दिखाया। काला झंडा मतलब तुमसे ना हो पाएगा भैया, ऐसा वाला। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम लोग गांधी को तो मार सकते हो, लेकिन गांधी का जो आइडियोलॉजी है उसको नहीं मार सकते हो। तो फिर वो इन लोग को इग्नोर करके अपने चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फिर अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे क्या। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव थे 89, वॉइसरॉय थे इरविन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे मैकडोनल्ड्स। कांग्रेस ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया था। तो राजेंद्र प्रसाद इस बात से कहते हैं कि ये एक वेडिंग प्रोसेशन था विदाउट ग्रूम, और बिपिन चंद्रपाल कहते हैं कि बिना राम के रामलीला हुआ। कुछ कंक्लूजन निकला ही नहीं इसमें। कि पार्टिसिपेशन था BR अम्बेडकर का, मोहम्मद अली जिन्ना का, दरभंगा महाराज का। हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि 31 लोग शामिल थे। ये एक लौता कॉन्फ्रेंस था जिसमें कि कांग्रेस प्रेजेंट थी। गांधी जी शिप से जाते हैं लंदन, जिस शिप का नाम था MS राजपुतान। फिर जिस शिप से वापस आते हैं उसका नाम था बसिंत्याना। नाउ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया, एनी बेसेंट ने और मीराबेन ने। दलित के साइड से थे BR अम्बेडकर, मुस्लिम के साइड से थे मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू के साइड से थे MR जयाकर और VS मुंजी। फिर देखते हैं कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक हुआ था 1932 में। इंडिया के सेक्रेटरी सामुल होरे इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। इसमें 46 पीपल शामिल थे, BR अम्बेडकर भी थे। कम्युनल अवार्ड या फिर डिसीज़न हुआ 16 अगस्त 1932 को। ब्रिटेन के PM थे इसमें मैकडोनल्ड। इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी या लोथियन रिकमेंड किया इस चीज़ को। अवार्ड के तहत ये बात हुई कि दलित के लिए 71 सीट रिज़र्व रहेगी अंडर सेपरेट इलेक्शंस। दलित रहेंगे और वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगी 3% की, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट। हम लोग देखते हैं जो गांधी जी थे वो
इस चीज़ से अपोज कर रहे थे और उन्होंने एक भूख हड़ताल रख दी। वो जेल में थे, रेवाड़ा जेल में। 20 सितंबर 1932 को उन्होंने हंगर स्ट्राइक रख दी। अंबेडकर इसको पॉलिटिकल मूव कहते हैं और प्रेशर में आकर वो पूना पैक्ट के लिए एग्री हो जाता है। अब देखते कि पूना पैक्ट था क्या। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। ये बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। एग्रीमेंट के बाद अम्बेडकर यहाँ पे विथड्रॉ करते हैं। सेपरेट इलेक्शन का जो डिमांड था उसको विड्रॉ कर देते हैं। गांधी उनको अश्योर कराते हैं कि उनको ज़्यादा सीट मिलेगी लेजिस्लेटिव में, स्टेट और सेंट्रल दोनों में। दलित को स्टेट लेजिस्लेटिव में 71 से 147 सीट्स मिलेंगी और सेंट्रल में 18% तक सीट बढ़ाई जाएगी। जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। ये पैक्ट हुआ था दलित के लिए, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। नाउ गांधीज हरिजन यात्रा। गांधी जी सितंबर 1932 को ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वो जेल में ही थे तब उन्होंने एक लीग फॉर्म की जिसका नाम था एंटी अनटचेबिलिटी लीग। जनवरी 1933 में एक मैगज़ीन वो बनाते हैं जिस मैगज़ीन का नाम था हरिजन। ये एक वीकली मैगज़ीन था। नवंबर 1933 के बीच में, नवंबर 1933 और अगस्त 1934 के बीच में 22,500 माइल की वो यात्रा करते हैं वर्धा से। और वो फास्टिंग भी रखते हैं 8 मई से 16 अगस्त तक। लेकिन इस चीज़ को कस्तूरबा गांधी अपोज करते हैं, जो इनकी वाइफ थी, क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा था। फिर आता है टॉपिक हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रोमिनेंट लीडर थे जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। इसके और मेंबर्स थे मीनू मसानी, अशोक मेहता, अर्च्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण की किताब का नाम था वाई ओनली सोशलिज्म और संपूर्ण क्रांति की इन्होंने बात की थी। स्लोगन था इनका, जयप्रकाश नारायण का। नाउ 1937 का इलेक्शन। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, इलेक्शंस होने थे टोटल 11 प्रोविंसेस में 1937 में, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है। और भी रीजनल पार्टीज़ थी। बॉम्बे की पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी, जिसको कि लीड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। फिर बंगाल में थी कृषक प्रजा पार्टी, फैजलुल हक इसके लीडर थे। पंजाब से हो रहा था यूनियनिस्ट पार्टी, श्री सिकंदर हयात कर रहे थे। मद्रास से जस्टिस पार्टी, डॉक्टर सी नतेसा मुदलियार कर रहे थे। लखनऊ 1936 में और फैज़ापुर के 1937, ये दोनों कांग्रेस सेशंस में डिसाइड होता है कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में। कांग्रेस इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है और 716 सीट इनको मिलती है। इनकी पार्टी का सिंबल था येलो बॉक्स। इलेक्शन हेल्ड होता है जनवरी-फरवरी 1937 में, जिसमें कि 11 में से 5 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत जाती है। लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म होती है बॉम्बे, असम और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। जो ये 5 मेजॉरिटी थी वो थी मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। कांग्रेस 8 प्रोविंस फॉर्म करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है 8 प्रोविंस में।
ये प्रोविंसेस थे और इसके चीफ मिनिस्टर। मद्रास के थे सी गोपालाचारी, बिहार के थे श्री कृष्णा सिंह और श्री कृष्णा सिन्हा, उड़ीसा में थे एन बी दास, फिर बाद में बनते हैं हरि कृष्णा महताब। सेंट्रल प्रोविंस में थे एन बी खारे, फिर रविशंकर शुक्ला। बॉम्बे में थे बी जी खेर। यूनाइटेड प्रोविंस में थे गोविंद बल्लभ पंत। असम में थे सदुल्ला, फिर बनते हैं गोपीनाथ बरदोली। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे डॉक्टर खान। कांग्रेस मेजोरिटी को डिप्राइव करती है बंगाल, पंजाब और सिंध में। मुस्लिम लीग के हेल्प से फजल हक और कृषक प्रजा, जिसकी फजल हक जो कि लीडर थे कृषक प्रजा पार्टी के, वो बंगाल में अपनी सरकार बनाते हैं। सिकंदर हयात खान, जिनकी यूनिस्ट पार्टी थी पंजाब की, वो पंजाब सरकार को फॉर्म करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कांग्रेस कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 में। ब्रिटिश इस वॉर को ज्वाइन करती है 3 सितंबर 1939 को, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और अमेरिका, जिसको कि एलाइड नेशन थी, जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस नेशन थी। अलाइड वर्सेस एक्सिस नेशन ये हो रहा था। वायसरॉय लिथिगाओ ने इंडिया का पार्टिसिपेशन भी डिक्लेयर कर दिया बिना कांग्रेस के कंसल्ट से। तो कांग्रेस इस चीज़ से अपोज करती है कि जब इंडिया का इस वॉर में कुछ काम ही नहीं है तो वो पार्टिसिपेट क्यों करेगी, लड़ने क्यों जाएगी। तो वो उनके कैबिनेट अपोज करके रिज़ाइन कर देते हैं 29 अक्टूबर 1939 को। फिर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग सेलिब्रेट करती है लिबरेशन डे। फिर 15 फरवरी 1938 को बिहार की गवर्नमेंट और यूनाइटेड प्रोविंस रिज़ाइन कर देती है। उनका इशू ये था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करें। कांग्रेस एक कन्वेंशन हेल्ड करती है बिहार के रामगढ़ जगह में मार्च 1940 में कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करे सेंटर पे। अब इस चीज़ के लिए ओपिनियंस किनके थे और क्या क्या थे। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का ओपिनियन ये था कि इंडिया को ब्रिटिश का इसमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो फेसिस्ट डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हमें ब्रिटिश के खिलाफ एक रिवोल्यूशनरी वॉर करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें तब तक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जब तक इंडिया खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए। सो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है। अब मैं ये तो नोट्स थे, ये भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये प्रॉपर नोट्स हैं।
सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। होप कि इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिलेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बाय बाय।